नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल पॉलिटिकल क्लासेस 2M में स्वागत है। हम 10th क्लास का सेकंड लेसन संघवाद के कुछ टॉपिक देख रहे थे, जिसमें हमारा एक वीडियो हो चुका है। अगला वीडियो है तो देखते हैं अगले वीडियो के अंदर भारतीय संघीय शासन की विशेषताएं। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हमने संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ लिया पहले। उसका अर्थ क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा। तो भारतीय संविधान में जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघात्मक जो शासन व्यवस्था है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें सबसे पहला है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, तो इसका मतलब भारत में 3 स्तर की सरकार है। पहले नंबर पर संघ सरकार, दूसरे नंबर पर राज्य सरकार और तीसरे नंबर पर स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। तो भारत में जो शासन व्यवस्था है उसको 3 स्तरों में बांटा गया है। संघीय शासन व्यवस्था यानी कि केंद्र सरकार, राज्य शासन व्यवस्था था राज्य सरकार और स्थानीय शासन व्यवस्था था पंचायती राज। इस प्रकार से ये 3 स्तर की सरकारें हैं। तो भारत सरकार की भारत की जो शक्तियां हैं वो इन 3 स्तरों में बटी हुई है। इसलिए भारत कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। दूसरा देखते हैं शक्तियों का वितरण। तो इसी आधार पर शक्तियों का वितरण किया गया है। तो शक्तियों का वितरण संघ सूची, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर, 3 सूचियों के आधार पर। और 3 सूचियां कौन सी है? एक नंबर पर संघ सूची, 2 नंबर पर राज्य सूची और 3 नंबर पर समवर्ती सूची। आजकल इसके अंदर एक 4 नंबर और लिया जाता है जिसका नाम है अवशिष्ट सूची। इस प्रकार से इन 4 सूचियों के आधार पर शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन। संघ सूची, संघ सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का। राज्य सूची, इसके ऊपर राज्य सरकार का। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का। और अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधिकार में दी गई है, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर के मामले, सॉफ्टवेयर के मामले, साइबर के मामले, ये सारे किसमें आते हैं? अवशिष्ट सूची में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये 2 विशेषताएं हैं। आगे वो भी विशेषताएं हैं, पहले इनका लिखित रूप देख लेते हैं भाई आपको कैसे लिखना है। सीधा सीधा हो गया, आप चाहो तो ऐसे कैसे लिख सकते हो? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सॉरी स्थानीय सरकार। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंदर। ये बाद में शामिल की गई है अवशिष्ट सूची। भारत का संविधान बना उस समय ये 3 सूचियां ही थी। तो इन सब के आधार पर शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन। इसलिए ये कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। अब देखते हैं भाई इसको लिखना कैसे है आपको। देखो लिखना कैसे है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत में शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो शक्तियों का विभाजन हो गया। शक्तियों का विभाजन किस आधार पर है? तो देखो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार व राज्य सरकार में अधिकारों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। संघ सूची, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची, राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची, केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन मतभेद होने पर केंद्र सरकार का मत क्या होता है? मान्य होता है। ये जो है ना, ये व्यवस्था एकात्मक शासन की ओर इशारा करती है। एकात्मक शासन की ओर इशारा करती है। और जो चौथा है आपका अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची, ये भी आपका एकात्मक शासन की ओर ही इशारा करती है। हम वो पढ़ेंगे एकात्मक शासन के अंदर। तो हमें तो केवल इतना ध्यान में रखना है कि इस आधार पर शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के टॉपिक देखते हैं। देखो आगे तीसरे नंबर का टॉपिक संविधान की सर्वोच्चता। मैं संविधान की सर्वोच्चता, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार में जो भी शक्तियां हैं उनका सबका
कहाँ प्रावधान है? संविधान में प्रावधान है। संविधान से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है। सर्वोच्च रखा गया है संविधान को। संविधान को क्या रखा गया है? सर्वोच्च। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई सरकार का अंग है, ना कोई सरकार है। सभी किसके अधीन है? संविधान के अधीन है। यानी कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाकर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से संविधान की क्या है? सर्वोच्चता। फिर देखो न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता रखी गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार में विवाद हो सकता है, लोगों में विवाद हो सकता है, राज्य सरकारों में विवाद हो सकता है। इससे बचने के लिए, इस विवाद को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र किसकी व्यवस्था की गई है? न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई है। तो यह भी एक संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब इसमें लिखना क्या है? देखो लिखना कैसा है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। यदि कोई सरकार संविधान के प्रावधानों के विपरीत कानून बनाती है तो न्यायपालिका इन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। यह अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। लेकिन ये वर्णन कहाँ है? संविधान में। फिर देखो न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सर्वोच्च है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। यदि हम इतना भी लिखते हैं तो भी अपना टॉपिक सही हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक टॉपिक और है, वो करवा देते हैं। आगे देखिए अगला, पांचवा, राज्यों को विशिष्ट शक्तियां। यानी कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। और यहां से आपके एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में विशेष राज्यों को विशिष्ट शक्तियां कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद 371 के तहत। 371 के तहत कौन कौन से राज्य हैं? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जिनको इनकी सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनसे कि ये अपना विकास कर सके। थोड़े से पिछड़े हुए राज्य हैं ये। तो देखो भारत में सभी राज्यों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 371 के तहत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों को अपनी सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो यह भी किसका उदाहरण है? संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। और अपन लास्ट ले लेते हैं लिखित एवं कठोर संविधान। यानी कि संघीय व्यवस्था के अंदर हमने इसकी विशेषताओं में पहले पढ़ के आए हैं। संघीय विशेषताओं के अंदर संविधान लिखित होता है और अनिवार्य रूप से होता है। लिखित होता है और अनिवार्य रूप से होता है। लेकिन भारत के अंदर इसके अंदर कठोर को भी, शब्द को भी उपयोग में लिया गया है। कठोर इसलिए होता है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले देखो लिखित एवं कठोर। भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार व राज्य सरकार में किया गया है, जिसके कारण इनमें कभी भी विवाद हो सकता है। इसलिए इन विवादों, मतभेदों को दूर करने के लिए लिखित प्रावधानों की आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। अब यहां पर आया कठोर, और एक होता है लचीला। एक होता है कठोर, एक होता है लचीला संविधान। वह संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सके कैसा कहलाता है? कठोर। यानी कि संविधान में परिवर्तन करने की एक जटिल प्रक्रिया हो, उसको बोलते हैं कठोर संविधान। संविधान में सरलता से परिवर्तन किया जा सके, इसलिए वो कहलाता है लचीला। भारत में दोनों का मिश्रण है। भारत में लचीला भी है, यानी कि परिस्थितियों के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है, और कठोर भी है, क्योंकि भारत के अंदर यदि संविधान में बदलाव करना है तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तब जाकर संविधान में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसलिए भारतीय संविधान कि ये क्या हो गई? विशेषताएं। और यहां से आपको बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए, या फिर भारतीय संघीय व्यवस्थाओं की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।